नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का बालाजी एजुकेशन पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। बेटा, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मास्टर कैडर हिंदी के लिए हमने एक ऑनलाइन जो बैच है वो शुरू किया है और इसके पहले हमारे चैनल पे 2 जो वीडियोस हैं वो मास्टर कैडर हिंदी की अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें से एक वीडियो में हमने मास्टर कैडर हिंदी का जो सिलेबस है उसको डिस्कस किया है और दूसरी वीडियो में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 28 अगस्त 2022 को हुआ है उसके पहले 30 प्रश्नों को हमने डिटेल में विद एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया है और उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। एक एक प्रश्न को हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है ताकि उससे संबंधित जो अन्य प्रश्न बनते हैं उसका भी आपको पता चल जाए। उसके लिए आप अगर देखना चाहते हो तो इस सीरीज़ की पहला जो पार्ट है वो आप देख सकते हो, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में हम जो हमारे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हैं, अगले जो 30 प्रश्न हैं मास्टर कैडर के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हैं, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि 31 से लेके 60 तक के प्रश्न को आज हम इस वीडियो में या इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, पहला प्रश्न बेटा हमारे पास है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास ये भीष्म साहनी की रचना है, उपन्यास है ये, और इसका प्रकाशन 1973 में हुआ है। इस रचना को, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं बेटा इस रचना के साथ संबंधित, ये आपको पता होने चाहिए। इस प्रकार से भी प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। 1975 में इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है जी, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस रचना को मिला है। जो इस तरह के पुरस्कारों से सम्मानित जो रचनाएं होती हैं वो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है कि जो हमारा तमस उपन्यास है भीष्म साहनी जी का, उसमें उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला है। और इसके अलावा 1986 में इस उपन्यास की कथानक को आधार बना के एक धारावाहिक भी बन चुका है दूरदर्शन पे। ठीक है जी, दूरदर्शन पे एक धारावाहिक भी बन चुका है इस उपन्यास के कथानक को आधार बना के। और इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, इस उपन्यास के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाता है किसी रचना को लेकर तो जो उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो सारे ही हमें पता होने चाहिए। चलिए, उसके बाद है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? ठीक है जी, हिंदी वर्णमाला में, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में जो हमारे पास ऑप्शन है, ये तब जब प्रश्न पूछा गया 2022 में, तब तो इसका ऑप्शन C52 जो है वो होना चाहिए, पर अब ये जो ऑप्शन है वो गलत है। क्यों गलत है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अब हमारी हिंदी वर्णमाला में 53 जो वर्ण है वो है, और एक जो नया वर्ण ऐड हुआ है वो आप लिख लीजिए। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि वो कौन सा नया वर्ण है, वो है लड़। ठीक है बेटा, तो ये एक नया वर्ण हमारी वर्णमाला में ऐड हुआ है, जो हमारी वर्णमाला में सुधार हुआ है हमारे 2024 में, इसको संशोधित किया गया, सुधार किया गया और ये नया जो वर्ण है उसमें ऐड किया गया है। तो अब हमारी हिंदी की वर्णमाला है जो उसमें कितने हैं, 53 वर्ण हैं वो आते हैं। हाँ जी, उसके बाद है, श्रीधर पाठक किस युग के कवि हैं? श्रीधर पाठक, अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है या उसमें आप देखोगे तो उसमें ये मेंशन किया गया है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो इन्हें सच्चे स्वच्छंदवादी
जो कवि हैं वो मानते हैं, या स्वच्छंदतावाद की जो शुरुआत है, स्वच्छंदतावाद जो है वो असली कवि उसको श्रीधर पाठक को उन्होंने माना है। पर जो इनका जो समय है वो है द्विवेदी युग है, ठीक है। इनकी रचनाओं में स्वच्छंदतावाद जरूर है, पर इनकी जो कालक्रम है इनकी रचनाओं का, उसके आधार पर इन्हें द्विवेदी युग के अंतर्गत ही रखा जाता है। द्विवेदी युग के साहित्य को अगर हम देखते हैं तो उस समय की जो रचनाएं हैं वो आदर्शवादी रचनाएं ज़्यादा थी, पर उस समय में भी श्रीधर पाठक एक ऐसे कवि थे जो स्वच्छंदतावादी रचनाओं में अपनी रचनाएं कर रहे थे, कविताएं रच रहे थे। तो उस आधार से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्हें सच्चे स्वच्छंदतावादी कवि कहते हैं। चलिए, उसके बाद है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है। चंद्रकांता, जब हम उपन्यासों के शुरुआती उपन्यासों की बात करते हैं, जब उपन्यास के इतिहास में हम देखते हैं कि कौन से शुरुआती हिंदी के उपन्यास रहे हैं, तो उसमें चंद्रकांता उपन्यास का जो नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कहा जाता है कि ये उपन्यास इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसको पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी लोगों ने भी हिंदी को सीखा। तो ये जो उपन्यास है वो देवकी नंदन खत्री जी का है, ठीक है। ये एक तिलिस्मी उपन्यास है, इस पे धारावाहिक भी बने, आगे चल के आपने देखा होगा चंद्रकांता जो एक धारावाहिक चलता था टीवी पे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। जब हम उपन्यास के विकास में पढ़ेंगे तब भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका जो प्रकाशन था बेटा वो 1888 में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कब इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद है निम्नलिखित में से मुक्तक काव्य कौन सा है। देखिए, मुक्तक काव्य क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। मुक्तक काव्य वो होता है जिसमें कोई कथा सूत्र ना हो, ठीक है। जिसमें कोई कथा सूत्र होता है उसको हम कहते हैं महाकाव्य। जैसे कि रामचरितमानस है, इसमें राम की कथा को शुरू से लेकर अंत तक एक सूत्र में बांधा गया है। पूरी कथा को काव्य के रूप में प्रदर्शित किया गया है, रचना उसकी की गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में रामचरितमानस भी महाकाव्य है, कामायनी भी महाकाव्य है और पद्मावत भी महाकाव्य है। तो कौन सी जो रचना है वो मुक्तक काव्य है, तो वो है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका ये तुलसीदास जी की रचना है। इसमें इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप देख लो कौन कौन से हैं। इसमें 200 गे पद हैं बेटा, 279 गे पद हैं, ठीक है। और इसमें इसको अर्जी के रूप में अर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि देखो विनय पत्रिका, विनय मतलब जैसे हम किसी से निवेदन करते हैं, किसी से विनय करते हैं, उस प्रकार से ये अर्जी है। ये राम भक्ति की रचना है और इसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है। वो नाम है, वो भी आप लिख लो, वो कौन सा नाम है। हाँ जी, इसका दूसरा नाम है राम विनयवली। राम विनयवली, इस प्रकार से भी आपको प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है कि वो कौन सी रचना है जिसको राम विनयवली भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो है विनय पत्रिका। चलिए आगे चलते हैं। न्याय मंत्री नामक कहानी के रचनाकार कौन है। न्याय मंत्री जो कहानी है वो सुदर्शन की कहानी है। इस कहानी में सुदर्शन ने न्याय मंत्री में कौन सी विशेषता होनी चाहिए, मतलब एक न्याय मंत्री कैसा होना चाहिए, अगर राजा भी गलती कर रहा है तो उसको भी सजा देने के योग्य जो न्याय मंत्री होना चाहिए, इस चीज की व्याख्या, इस मूल्य की व्याख्या इस कहानी में की गई है। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और ये सीबीएसई के सिलेबस में 6ठी कक्षा में ये कहानी चलती है। अगर आपने पढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, उसके बाद है छायावाद की दुर्गा के नाम से किसे अभिहित किया जाता है। अब देखिए, छायावाद की दुर्गा के नाम से, जैसे हम छायावाद में देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि छायावाद के 4 स्तंभों में एक ही हैं जो स्त्री लेखिका हैं, वो है हमारी
महादेवी वर्मा। ठीक है जी। तो महादेवी यहाँ पे जो कंफ्यूज बच्चे कहाँ पे होंगे, हो जाते हैं कि यहाँ पे दुर्गा शब्द जो है वो पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे दुर्गा से अभिप्राय शक्ति से है बेटा, शक्ति। ठीक है जी, शक्ति से है, दुर्गा से अभिप्राय शक्ति से है। और आप हमें पता है कि छायावाद में केवल एक ही स्त्री लेखिका हैं जिनकी रचनाओं में विरह वेदना है, जिनकी रचनाओं में रहस्यवाद है। ठीक है, तो वो है महादेवी वर्मा। अब कई बार जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि छायावाद की दुर्गा में से शायद सुभद्रा कुमारी चौहान ना हो। तो इनका जो समय है वो तो छायावाद के बाद का समय है। ठीक है जी। और राष्ट्रीय जो एकता या राष्ट्रीय एकता की जो काव्य धाराएं हैं उनमें इनकी रचनाओं को देखा जाता है। तो इसका प्रश्न का जो उत्तर है वो आएगा महादेवी वर्मा। इन्हें छायावाद की मीरा भी कहा जाता है और छायावाद की दुर्गा भी कहा जाता है। चलिए, हाँ जी। उसके बाद है ब्रज और अवधि में समान रूप से काव्य रचना करने वाले कवि का नाम बताएं। अब हमने देखना है कि कौन सा वो कवि है जिसने ब्रज भाषा और अवधि भाषा दोनों भाषाओं का प्रयोग अपने काव्य में किया है। अगर हम कबीरदास की बात करते हैं तो कबीरदास जी ने संदूकड़ी भाषा का प्रयोग किया है, या इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी जो है वो कहा जाता है। ठीक है। सूरदास की बात करें तो इन्होंने ज्यादातर ब्रज भाषा में अपनी जो है वो रचनाएं की हैं। और जयसी का जो पद्मावत ग्रंथ है वो अवधि बहुत ही उसमें ठेठ अवधि का जो प्रयोग है वो किया गया है। पर तुलसीदास एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में और अवधि भाषा दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं की हैं। जब हम उनकी रचनाओं को विस्तार में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि उनकी कुछ रचनाएं जो हैं वो जो राम भक्ति के साथ संबंधित हैं वो अवधि भाषा में है, और जो कृष्ण भक्ति या कृष्ण के साथ संबंधित जो काव्य है वहाँ पे उन्होंने ब्रज भाषा का भी अच्छे से प्रयोग किया है। हाँ जी, आगे चलते हैं। आम फिर बौरा गए निबंध के लेखक, ये एक निबंध है। आम फिर बौरा गए के लेखक का क्या नाम है? तो यहाँ पे पहले हम इनके लेखक का नाम देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये निबंध है। ठीक है, ये जो निबंध है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कल्प लता निबंध संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1941 ईस्वी में हुआ है। ये जो निबंध संग्रह है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम निबंध संग्रह है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कल्पलता जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रथम जो निबंध संग्रह है जिसमें ये निबंध संकलित है, आम फिर बौरा गए। और यह एक ललित निबंध है बेटा। आपको पता ही है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध हैं वो ललित निबंध है, ज्यादातर ललित निबंध है ये। ठीक है, ललित निबंध होता है जिसमें कुदरत को या अलग अलग चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुदरत से या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरणें जो हैं वो ली जाती हैं। चलिए, उसके बाद है मूक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अब ये बहुत ही आसान प्रश्न है। मूक का अर्थ होता है चुप होना, या बिल्कुल हम जब बोलना बंद कर देते हैं तब हम उसको कहते हैं कि मूक हो जाना। ठीक है, तो मूक का विपरीतार्थिक शब्द होगा, देखिए, वाचाल। वाचाल का अर्थ होता है जो बहुत ज्यादा बोलता हो। ठीक है जी, अब मौन भी नहीं होगा, चुप भी नहीं होगा और गूंगा भी नहीं होगा। तो इसका विपरीतार्थिक यानी कि उल्ट शब्द क्या होगा? वाचाल। हाँ जी, उसके बाद है अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी? अमीर की उपाधि, अब ये आपको तभी पता होगा जब आपने अमीर खुसरो को ध्यान पूर्वक अच्छे से उनके जीवन के बारे में, उनकी जीवन में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां की या किन किन राज्य के दरबारी कवि वो रहे हैं। ठीक है जी, तो जलालुद्दीन खिलजी जो थे
उन्होंने अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि दी थी। और अमीर खुसरो आदिकालीन, आपको पता है कि जब हम आदिकालीन लौकिक साहित्य के अंतर्गत देखते हैं तो अमीर खुसरो की जो मुर्कियां हैं, जो पहेलियां हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अमीर खुसरो की जो भाषा है, जो हमें खड़ी बोली के प्रथम जो दर्शन है, वो अमीर खुसरो की भाषा से ही देखने को मिलते हैं आदिकाल में। चलिए, हाँ जी, उसके बाद है इनमें से कौन सी रचना नाटक विधा से संबंधित नहीं है। देखिए, अभी ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको पता होगा कि आषाढ़ का एक दिन, ये भी नाटक है। किनका नाटक है ये? मोहन राकेश का, मोहन राकेश का। ठीक है जी। उसके बाद है अंधा युग, अंधा युग नाटक है हमारा धर्मवीर भारती का, धर्मवीर भारती का। जो अजात शत्रु है ये हमारा जयशंकर प्रसाद का नाटक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है जी। और आपका बंटी जो है यह एक उपन्यास है बेटा। ठीक है, ये नाटक नहीं है, ये एक उपन्यास है। किनका उपन्यास है ये? मनु भंडारी का। मनु भंडारी का। ठीक है जी। तो ये हमारा उपन्यास है मनु भंडारी का, ये नाटक विधा से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो क्या होगा? डी। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वो भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे जो आंसर है, वैसे तो अगर हम नियर बाय लेके चलें तो ये आएगा बी, पर ये भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा वो 1964 ईस्वी होगा, क्योंकि इनकी जो रचना है ये मुक्तिबोध की 1964 में, कौन सी इनकी प्रथम रचना थी जो प्रकाशित हुई थी? इनकी मृत्यु के बाद बेटा इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित हुई थी। चांद का मुंह, चांद का, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा, टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा। ठीक है, तो ये जो रचना थी इनकी, इनकी मृत्यु के बाद 1964 में ये प्रकाशित हुई थी। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इनकी 2 ही रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, 3 हैं, एक साहित्य की डायरी भी है। तो उसमें से ये जो रचना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इनकी प्रथम रचना थी और इनकी मृत्यु के बाद जो थी वो प्रकाशित हुई थी। चलिए, उसके बाद है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित आवारा मसीहा, ये एक जीवनी है बेटा। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ठीक है, किसकी जीवनी को संकलित किया गया है इसमें? तो इसका उत्तर है शरत चंद्र। शरत चंद्र जो थे एक बांग्ला लेखक थे, बांग्ला लेखक। ठीक है जी, बांग्ला लेखक थे जिनके जीवन को इसमें दिखाया गया है। इनके जीवन के बारे में, किस तरह से इनका जीवन था उसके बारे में बताया गया है। और ये जो रचना थी बेटा, ये रचना 1974 में प्रकाशित हुई। ठीक है जी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कब ये प्रकाशित हुई थी। ये 1974 में प्रकाशित हुई थी। हाँ जी। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा सरोज समृति। सरोज समृति जिसे हिंदी का शोक गीत भी कहा जाता है, शोक गीत, शोक गीत। क्योंकि देखिए सरोज समृति, सरोज कौन थी? ये निराला जी की रचना है। निराला जी की बेटी थी सरोज, जिसकी जो मृत्यु हो गई थी 1935 में। और उसकी याद में निराला जी ने एक लंबी कविता लिखी थी, जो गीत लिखा था, लंबा गीत लिखा था, जिसे शोक गीत भी कहा जाता है, और उसे नाम दिया था
सरोज स्मृति, स्मृति का अर्थ होता है उसकी याद में। ठीक है जी। इसका जो प्रकाशन था, प्रथम प्रकाशन था, वो हुआ था, प्रथम प्रकाशन 1938 में हुआ था, प्रथम प्रकाशन हुआ था। उसके बाद 1939 में ये अनामिका जो काव्य संग्रह निराला जी का, अनामिका जो काव्य संग्रह था उसमें इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये सरोज स्मृति ये बहुत ही इनकी महत्वपूर्ण रचना है, इसको शोक गीत भी कहा जाता है और छायावाद के अंतर्गत इस रचना को हम और भी विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद है नैसर्गिक। नैसर्गिक, नैसर्गिक शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? अब देखिए, नैसर्गिक का अर्थ होता है नेचुरल। ठीक है, तो इसका हमने समान अर्थक शब्द देखना है। तो अगर हम कृत्रिम देखते हैं तो ये तो इसका उल्ट शब्द हो गया, कृत्रिम और बनावट, तो ये तो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो वास्तविक और प्रकृत में प्रकृत जो है ये इसका सही आंसर होगा, वास्तविक भी नहीं होगा, क्योंकि प्रकृत का जो समान अर्थक शब्द है वो नैसर्गिक होता है, कुदरती, प्राकृतिक। ठीक है जी, तो इसका जो समान अर्थक शब्द होगा वो क्या है? प्राकृत। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है आदिकाल में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? देखिए, आदिकाल में वैसे तो अपभ्रंश साहित्य भी आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आता है, परंतु जब हम आदिकाल की रचनाओं को देखते हैं या जो आदिकाल में वीर रसात्मक जो रचनाएं लिखी गई हैं तो उसमें डिंगल पिंगल भाषा का जो क्या है प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो अगर हम आदिकाल में प्रयुक्त होने वाली भाषा देखेंगे तो वो कौन सी भाषा होगी? डिंगल पिंगल भाषा, जिसमें वीर रसात्मक रचनाएं जो हैं वो रची गई हैं। हाँ जी, उसके बाद है दृष्टकूट लिखने के लिए कौन सा कवि अति विख्यात है? अब पहले हमें पता होना चाहिए दृष्टकूट क्या होते हैं। दृष्टकूट होते हैं बेटा जिसमें जिस कविता में बात को सीधा ना कहा गया हो, उसका एक व्यंग्य या अन्य अर्थ निकलता हो। ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं दृष्टकूट। ठीक है, तो दृष्टकूट में अभी हम देखते हैं कि जो कबीर दास थे उनने तो सीधी सीधी बात कही थी, उन्होंने तो जैसी चीजें थी वैसे ही उनको बताया, वैसे ही अपने काव्य में उनके दोहों में हम देखते हैं। जैसी की भी ऐसी कोई रचना नहीं है। और गिरधर जो कवि गिरधर थे, इनको कुंडलिया छंद के लिए जाना जाता है, इनके कुंडलिया जो छंद हैं वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो सूरदास थे जो वो विख्यात हैं अपने दृष्टकूट के लिए कि उसमें एक व्यंग्य अर्थ निकलता है, एक अन्य अर्थ निकलता है, जो बात जैसी कही गई है वैसी नहीं होती, उसका कुछ अन्य अर्थ भी निकलता है। ये जब हम व्यंग्यार्थ करेंगे, जब हम उसमें अलग अलग जो काव्य के प्रकार करेंगे, उसमें आपको डिटेल से इसको समझाया जाएगा। चलिए, उसके बाद है अंग्रेजी के तकनीकी शब्द ऑप्शन का हिंदी रूप क्या होता है? ठीक है जी, ऑप्शन का हिंदी रूप होता है बेटा विकल्प, है ना। जैसे ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन का जो हिंदी रूप क्या है? विकल्प है। चलिए आगे चलते हैं। अशोक के फूल ये निबंध संग्रह है। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और ये जो निबंध संग्रह में, अशोक के फूल निबंध संग्रह में ही ये निबंध संकलित है। उसका जो प्रकाशन था वो 1948 ईस्वी में हुआ है। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है। ये जो अशोक का फूल ये निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। हाँ जी, उसके बाद है अज्ञ को उनकी किस पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये भी एक, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी रचनाएं किसी साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित कर दी जाती हैं तो वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं बन जाती हैं। तो ये इनकी रचना है कितनी नावों में कितने बार, ये इनका काव्य संग्रह है।
काव्य संग्रह, ठीक है जी। और कब इसको पीठ पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इनको ठीक है जी, 1978 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इस काव्य संग्रह में इनकी 1962 से लेकर 1966 तक की जो रचनाएं हैं वो संकलित हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक की जो कविताएं हैं इसमें संकलित हैं। जब एग्जामिनर प्रश्न पूछने बैठा है तो वो रचना के डेप्थ में जाके भी प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका आंसर इसका होगा डी, कितनी नावों में कितने बार, जो एक काव्य संग्रह है जिसको 1968 ईस्वी में क्या था, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था। आपको पता ही है कि साहित्य का सर्वोत्तम पुरस्कार जो है वो इसको माना जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार को। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, उसके बाद है देवनागरी किस प्रकार की लिपि है? अब इसका सीधा आंसर है वर्णात्मक, क्योंकि इसमें वर्ण होते हैं, ठीक है। चित्र भी नहीं होते, अक्षर तो होते हैं पर हम उसको अक्षर नहीं कहते, हम उनको वर्ण कहते हैं, ठीक है जी। वर्णात्मक जो है लिपि है हमारी देवनागरी लिपि। चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध एकांकीकार कौन थे जिन्होंने पापी, लक्ष्मी का स्वागत और जौंक इत्यादि एकांकियां लिखी? ठीक है जी, तो ये है इसका आंसर है उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क को एकांकी के क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो इनका बहुत ही विख्यात है इनका नाम, और इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी एकांकियों की रचना की है। ये सारी एकांकियां इनकी हैं और इन एकांकियों में इनका अलग ही एक स्थान है। चलिए आगे चलते हैं। एकांकी में कितने तत्व होते हैं? एकांकी में बेटा 7 तत्व होते हैं, ठीक है। ये जब हम नाटक, एकांकी, निबंध, इनके तत्वों की बात करेंगे, जब डिटेल में इसमें आपको बताया जाएगा, जैसे कथानक होता है, पात्र होता है, ठीक है। उसके बाद देश काल वातावरण होता है, ठीक है जी। संकलन त्रय होती है। ये सारे जो क्या हैं, ये इनके तत्व होते हैं जब हम नाटक और एकांकी की बात करेंगे। तो एकांकी में कितने तत्व होते हैं? 7 तत्व होते हैं। ऐसे इस तरह से सीधे सीधे प्रश्न भी आपको पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। जब किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन या प्रशंसा की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ठीक है जी। तो देखिए, अब अलंकारों के जब हम अलग अलग भेदों के बारे में बात करेंगे या अलग अलग अलंकारों के बारे में बात करेंगे, तब भी आपको इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। और अब भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है, वर्णन या प्रशंसा की जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है अतिशोक्ति। देखिए, अतिशोक्ति का अर्थ क्या होता है? अतिशोक्ति का अर्थ होता है, अति का मतलब ज्यादा, ज्यादा, और शोक्ति का अर्थ होता है कहना, ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा कह देते हैं किसी चीज के लिए तो उसे हम कहते हैं अतिशोक्ति, ठीक है जी। तो अतिशोक्ति अलंकार हमें क्या दिखाता है कि जब किसी साधारण वस्तु को भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसकी प्रशंसा की जाती है तो वहां पर काव्य में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया जाता है? अतिशोक्ति अलंकार का। चलिए उसके बाद है, कवि मैथिली शरण गुप्त की पहली रचना सरस्वती में कब प्रकाशित हुई? ठीक है जी। तो 1906 ईस्वी में जो इनकी पहली कविता थी हेमंत। अच्छा, ये पहली कविता खड़ी बोली की थी। ये आपको ध्यान देने की बात है बेटा कि मैथिली शरण गुप्त थे, वो पहले भी रचनाएं करते थे, पर पहली जो उनकी रचनाएं थी वो ब्रज भाषा में की जाती थी। उन्होंने उनकी जो रसिकेंद्र नाम से वो अपनी रचनाएं थी जो ब्रज भाषा में प्रकाशित करवाते थे। पर जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला तो उनके प्रभाव से और उनकी प्रेरणा से जो मैथिली शरण गुप्त थे, उन्होंने अपनी जो भाषा थी, काव्य भाषा थी, उसको बदल लिया और वो खड़ी बोली में रचनाएं उन्होंने करनी शुरू कर दी। तो उनकी प्रथम खड़ी बोली की जो रचना थी जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी वो हेमंत थी।
ठीक है। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उनके प्रभाव से उन्होंने ये रचना लिखी थी। और जो मैथिली शरण गुप्त थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना क्या मानते थे, गुरु मानते थे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, उसके बाद है इन कवियों में से किसने पहेलियां और मुर्कियां लिखी। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पहेलियां और मुर्कियों के लिए कौन प्रसिद्ध है, अमीर खुसरो। आदिकालीन लौकिक साहित्य में हम इनकी पहेलियों और मुर्कियों को भी पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद है इनमें से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की रचना है बेटा चंद्रगुप्त। ये उनका नाटक है। ठीक है जी, नाटक है। हाँ जी, नाटक है उनका। और बाकी की रचनाएं हैं वो भी मैं आपको बता देती हूं। ये आधे अधूरे मोहन राकेश का, मोहन राकेश का नाटक है। ये भी नाटक है। ठीक है, ये भी मोहन राकेश का। आषाढ़ का एक दिन, ये भी मोहन राकेश का नाटक है। और जो गुरुकुल जो रचना है ये है मैथिली हाँ जी, गुरुकुल जो नाटक है वो है मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। ठीक है जी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है ये। चलिए ठीक है जी, तो ये सारी रचनाओं के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ये बहुत ही प्रसिद्ध आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं। तो मोहन राकेश के दोनों नाटक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हाँ जी, उसके बाद है मैला आंचल उपन्यास। मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार कौन है। मैला आंचल के उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो हैं फणेश्वर दास रेणु। ठीक है जी। ये जो एक उपन्यास है मैला आंचल, इसमें ये एक आंचलिक उपन्यास है। इन्होंने मेरीगंज, इस उपन्यास में इन्होंने मेरीगंज नाम के एक गांव के पूरे वातावरण को दिखाया है। किस प्रकार से गांव का प्रवेश होता है, वहाँ के लोगों का जो स्तर होता है वो कैसा होता है, आपस में वो एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो एक पूरे तरह से एक आंचल को, एक गांव को दिखाने का प्रयास इसमें किया है। तो आंचलिक उपन्यासों में इनका जो नाम है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, फणेश्वर नाथ रेणु का। जब हम उपन्यास के प्रकार करेंगे तो अब आपको पता चलेगा कि कई प्रकार के उपन्यास हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं, ऐतिहासिक उपन्यास हैं, आंचलिक उपन्यास हैं। तो आंचलिक उपन्यासों में मैला आंचल एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और इसके रचनाकार हैं फणेश्वर दास रेणु। चलिए आगे चलते हैं। निज भाषा उन्नति ओहो सब उन्नति को मूल, किस कवि का कथन है। अभी ये देखिए, जब अगर आप हिंदी दिवस के किसी भी प्रोग्राम में जाओगे तो आपको ये पंक्ति जरूर वहां के बैनर पे लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है, ये अगर आप इसकी भाषा को देखो तो यहाँ पे देखो ब्रज भाषा का प्रयोग हम देखने को हमें मिल रहा है। तो जो अगर हम इन कवियों को देखें तो श्रीधर पाठक थे, जो वो भी देखिए आगे के कवि हैं। छायावाद के बाद द्विवेदी युग से पहले, द्विवेदी युग के और छायावाद के बीच के कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट ये द्विवेदी युग के जो है कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी तो है ही खड़ी बोली के समर्थक हैं, वो तो खड़ी बोली में ही काव्य की रचना का समर्थन करते हैं। तो ये जो पंक्ति है ये भारतेंदु की पंक्ति है, क्योंकि भारतेंदु काल में जो काव्य की भाषा थी वो हमारी ब्रज भाषा थी और जो गद्य की भाषा थी वो खड़ी बोली थी। तब खड़ी बोली जो विकसित हो रही थी, जब हम भारतेंदु युग को पढ़ेंगे तब भी आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि उस समय गद्य और पद्य के लिए अलग अलग भाषा का क्या होता था, प्रयोग होता था। ठीक है जी, पद्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग होता था और गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग होता था। तो इसीलिए ये जो पंक्ति है ये किसकी है, भारतेंदु की है। हम इसकी भाषा से भी इस चीज़ का अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं।
चलिए, तो ठीक है बेटा, आज हम यहाँ तक ही ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगली हमारी क्लास में हम जो आगे के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल में उनके साथ रिलेटेड जो अन्य इन्फॉर्मेशन है, अन्य जो तथ्य हैं वो भी आपको पता चल जाए और आपको तैयारी में, मास्टर कैडर हिंदी की तैयारी में और भी सहायता मिल सके। ठीक है, थैंक यू बेटा।